नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एम.के इंस्टीट्यूट उज्जैन में। आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित। इस वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रीय उद्यान आखिर होते क्या हैं, इनकी स्थापना क्यों की जाती है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान और कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं। तो ये जो वीडियो रहेगी ये रहेगी एमपी एग्जाम्स के ऊपर बेस्ड, जैसे कि एमपीपीएससी, एमपीईबी, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, एमपी व्यापम, एमपी पटवारी वगैरह। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही इसके प्रश्न जो रहते हैं एसएससी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को पूरा मन लगा के देखिएगा और हो सके तो उसके नोट्स भी बना लीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य आखिर होते क्या है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान को जानते हैं। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत कोई भी भौगोलिक क्षेत्र पारिस्थितिकी, जीव जंतु, वनस्पतियों, भू आकृतियों एवं जलीय महत्व के हो और उनका संरक्षण किया जाना अत्यंत आवश्यक है, उन्हें राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है। देखो, होता क्या है कि कुछ जगह ऐसी होती है, मतलब जहाँ पे पारिस्थितिकी और जीव जंतुओं के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है वो जगह। वहाँ पे एक अलग ही तापमान रहता है, उसका वातावरण कुछ अलग रहता है। तो ऐसी जैसी जगह मिल जाती है जहाँ पे वातावरण जानवर और पेड़ पौधे का अनुकूल होता है, तो वैसी जगहों को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया जाता है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जानवर रहते हैं तो एक दूसरे से मतलब अपनी जनसंख्या बढ़ा लेते हैं, है ना। तो उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है। और वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है, यह एक संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ वन्य जीवों को प्राकृतिक एवं सुरक्षित वातावरण में रखा जाता है ना। इसका उद्देश्य पशु पक्षी वन संपदा को संरक्षित करना, उसका विकास करना व शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी मदद लेना होता है। वन्य जीव अभयारण्य जो होते हैं ना, इसमें होता है कि जो प्रजातियां विलुप्ति की कगार पे या विलुप्त होने वाली है, तो ऐसे जीवों को एक मतलब पार्क जैसे एरिया में, मतलब अभयारण्य के एरिया में उनको जाके रख देते हैं, ताकि वो अपनी जनसंख्या बढ़ा सके और उनके ऊपर शोध हो सके कि इसकी और कौन सी प्रजाति पाई जाती है वगैरह। मतलब ऐसे जितने भी शोध चलते हैं ना, वो वन्य जीव अभयारण्यों में चलते हैं। तो ये होता है मेनली दोनों में अंतर। राष्ट्रीय उद्यान एक प्राकृतिक आवास रहता है जो बहुत पहले से होता है, और वन्यजीव अभयारण्य क्या होता है, एक अभयारण्य जैसा रहता है, बस उसमें जानवरों को लाके बसा दिया जाता है। अब जानेंगे राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में अंतर क्या होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान का पढ़ते हैं। इनकी स्थापना प्राकृतिक क्षेत्रों में वन्य जीवों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की जाती है। पहला पॉइंट ये है कि प्राकृतिक क्षेत्र में होते हैं और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए जानवरों के लिए। दूसरा है, यह जो होता है आरक्षित क्षेत्र होता है, ये पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। इसमें जो प्राइवेट व्यक्ति रहता है इसका कोई हस्तक्षेप नहीं रहता, ये केवल गवर्नमेंट के अंडर में रहता है। इसमें क्या होता है, वनों की कटाई, पशु चराई, कृषि, मानव गतिविधि सारी प्रतिबंधित होती है। यहाँ पे मानव को जाने की परमिशन नहीं रहती है, ना ही किसी वैज्ञानिक को जाने की परमिशन रहती है। इसमें वनों की कटाई जो रहती है वो भी प्रतिबंधित रहती है। पशु चराई और कृषि वगैरह वगैरह जो रहती है सब प्रतिबंधित होता है। इसमें शोध और वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं होता है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। उसका तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हेली नेशनल पार्क था, जिसका नाम अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो यह वह वन क्षेत्र है जहाँ पशु पक्षी तथा पेड़ पौधों को हानि पहुंचाना निषिद्ध हो, वन्यजीव अभयारण्य कहलाते हैं। देखो, राष्ट्रीय उद्यान हो या अभयारण्य हो, दोनों में ही पशु पक्षी और पेड़ पौधों को हानि पहुंचाना निषिद्ध है ना। इनको किसी को हानि नहीं पहुंचाना है। इनका उद्देश्य पशु पक्षी या वन संपदा को संरक्षित करना, जैसा मैंने बताया था आपको पिछली स्लाइड में, कि यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रजातियां विलुप्ति की कगार पे होती है उनको जाके स्थापित कर दिया जाता है वन्य जीव अभयारण्य में। और राष्ट्रीय पार्कों में क्या होता है कि पहले से ही ये सब चीजें स्थापित होती है, बस उनको खुले में छोड़ दिया जाता है, मतलब उद्यानों में। फिर अभयारण्य में मानव गतिविधियों को अनुमति दे दी जाती है। साथ ही प्राचीन मानव बस्तियां के बने रहने की छूट रहती है यहाँ पे। भारत का सबसे पहला वन्यजीव अभयारण्य मेधानामा अभयारण्य था, जिसे 1887 में सिक्किम में स्थापित किया गया था। तो यह कुछ पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। मेनली आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सरकार के अंडर में रहते हैं, लेकिन वन्यजीव अभयारण्य या तो सरकार के अंडर में रह सकते हैं या फिर किसी प्राइवेट व्यक्ति के अंडर में भी रह सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान आरक्षित क्षेत्र होता है जिसमें वनों की कटाई, पशु चराई, कृषि ये सब प्रतिबंधित रहता है। लेकिन वन्यजीव अभयारण्य में ऐसा नहीं, यहाँ पे मानव को जाने की स्वतंत्रता है। साथ ही इसमें पशु चराई भी करा सकते हैं, वनों की लकड़ी का प्रयोग भी कर सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिए, बस आपको दो चीजें याद रखना है। प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान तथा 32 से अधिक वन्यजीव अभयारण्य हैं, जिसमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर
और एक वन्यजीव अभ्यारण्य रातापानी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है ना। रातापानी जो है प्रोजेक्ट टाइगर ये अभ्यारण्य है और बाकी 6 राष्ट्रीय उद्यान है। देखो वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या अभी नेट पे आपको 24 दिखाएगा, लेकिन मैंने 32 इसके लिए लिख रखा है क्योंकि इसमें से कुछ जो है प्रस्तावित है, आने वाले समय में यहाँ पे बहुत जल्दी स्थापित हो जाएंगे। अब सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान हम पढ़ते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है मंडला में। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है मंडला में, है ना। कान्हा किसली मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जो लगभग 940 वर्ग किलोमीटर में फैला है। देखो इसका वर्ग किलोमीटर आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं। घोड़े के पैरों के आकार वाला यह उद्यान रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध किताब और धारावाहिक द जंगल बुक का भी प्रेरणा स्रोत रहा है। तो एक लेखक है रुडयार्ड किपलिंग, उसकी प्रसिद्ध किताब है जंगल बुक, जो आपने कभी देखा होगा ना मोगली वगैरह का, वो ये है द जंगल बुक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बंजर और हेलोन दो नदी घाटियां हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बमनी दादर ये एक सनसेट पॉइंट है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ना बमनी दादर इसका नाम है, का खूबसूरत स्थान है। यहाँ पाए जाने वाले वन्य जीवों में ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा प्रसिद्ध है। तो अगर प्रश्न ये आ जाता है आपको कि ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो आप लगाना कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। और एक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है मंडला में, है ना। और क्या बोलते हैं, रुडयार्ड किपलिंग प्रसिद्ध किताब और धारावाहिक जंगल बुक का प्रेरणा स्रोत रखा है। ध्यान रखना प्रेरणा स्रोत, है ना। वास्तविक कथा क्षेत्र जहाँ पे उसने बुक लिखी है वो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तो उसको आगे पढ़ेंगे अपन। फिर ये कौन सा पॉइंट है, मार्च 2017 में इस उद्यान ने आधिकारिक रूप से अपना शुभंकर जारी किया जिसका नाम भूड़ सिंह द बारहसिंगा है ना। तो ये जो शुभंकर दिख रहा है आपको हिरण का, मतलब बारहसिंगा का, इसको ये है भूड़ सिंह बारहसिंगा और इसका लोगो है ना कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का। अगला राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया। यह वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। इसका क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे बाघ आसानी से देखा जा सकता है। यह मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा है। तो ये याद रखना कि बांधवगढ़ ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए इसका नाम बांधवगढ़ रखा गया। यहाँ पे चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। प्रश्न आ जाएगा कि चरण गंगा नदी कहाँ पे प्रवाहित होती है, तो आप लगाना बांधवगढ़ को। बांधवगढ़ की पहाड़ी पर 2000 वर्ष पुराना किला भी बना हुआ है। अब प्रश्न आ रहा है किस राष्ट्रीय उद्यान में 2000 वर्ष पुराना किला बना हुआ है, तो आप फिर टिक लगाइएगा बांधवगढ़ को। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना मुख्य पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, तो इसको मैंने इसको लिखा है। इस राष्ट्रीय उद्यान में पशुओं की 22 और पक्षियों की 250 प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ की सीता एक फीमेल बाघ है, बंगाल टाइगरों में से एक, जिसकी फोटो नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के फ्रंट पेज पर दिखाई गई थी। फिर जंगल गलियारा योजना के तहत बांधवगढ़ को कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से जोड़े जाने का प्रस्ताव है। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट है जिसको आप ध्यान रखना। पहला क्या है कि 32 पहाड़ी से घिरा हुआ ये, यहाँ पे 2000 वर्ष पुराना किला बना हुआ है। सीता बाघिन यहाँ की जो टाइगर थी उसका कवर फोटो दिखाया गया था नेशनल ज्योग्राफी के मैगजीन में। और जंगल गलियारा योजना के तहत बांधवगढ़ को कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ जाने का प्रस्ताव है। तीसरा जो है वो है माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी। इसकी स्थापना की घोषणा 1956 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल लगभग 370 वर्ग किलोमीटर है। यह उद्यान मूल रूप से ग्वालियर के महाराजा का शाही शिकार का अभ्यारण्य था। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है शिवपुरी में। और किसका शाही शिकार था, तो ग्वालियर के महाराजा का शाही शिकार था, है ना, का अभ्यारण्य था। अब ये प्रश्न इस पे हमेशा पूछा जाता है कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर जॉर्ज कैसल भवन स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन स्थित है। फिर यहाँ पर जो है सांख्य सागर झील, माधव तालाब, जल मंदिर और सिद्ध बाबा मुख्य आकर्षक स्थल है। इस राष्ट्रीय उद्यान से राष्ट्रीय राजमार्ग 3 निकलता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 3 नंबर का कहाँ किस राष्ट्रीय उद्यान को पार करता हुआ निकलता, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी, है ना। ये याद रखना पॉइंट आप। फिर इस राष्ट्रीय उद्यान से मनीहार नदी, अब देखो चरण गंगा नदी अपन ने पढ़ी थी बांधवगढ़ में, अब ये है मनीहार नदी कहाँ बहती है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट है जिसको आप मतलब लिख ही लीजिएगा ना, ताकि आपके एग्जाम में इसके ऊपर प्रश्न आए तो आप बना सको। अब ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये पड़ता है सिवनी छिंदवाड़ा, ये दोनों जगह पड़ता है, जिला दोनों जिलों को कवर करता है ना, सिवनी छिंदवाड़ा को पेंच राष्ट्रीय उद्यान।
इसकी स्थापना वर्ष 1977 में अभ्यारण्य के रूप में हुई थी। देखो पहले इसको क्या बनाया, अभ्यारण्य, फिर जिसे वर्ष 1983 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। इसका अन्य नाम इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क तथा पेंच मोगली अभ्यारण्य भी है। मोगली अभ्यारण्य क्योंकि जो रुपयार्ड कीपलिंग है उनका वास्तविक कथा क्षेत्र ये रहा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, और प्रेरणा स्रोत कहाँ है, तो कान्हा किसली। ठीक है। फिर 293 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण इसे 2 भागों में बांटने वाली पेंच नदी के आधार पर हुआ है। अब इस राष्ट्रीय उद्यान के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो पेंच नदी बहती है। सर्वाधिक कृष्णमृग किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो वो यहाँ पाए जाते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। अब प्रश्न ये बन जाएगा कि सर्वाधिक कृष्णमृग क्या होता है, काले हिरण, किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान रूपयार्ड है ना, रूपयार्ड कीपलिंग की प्रसिद्ध पुस्तक द जंगल बुक का वास्तविक कथा क्षेत्र रहा है। देखो प्रेरणा स्रोत मतलब वो कि उस अभ्यारण्य या राष्ट्रीय पार्क में जाकर उसको प्रेरणा मिले कि ऐसी मेरे को कहानी लिखना चाहिए, और वास्तविक कथा क्षेत्र मतलब जिस राष्ट्रीय उद्यान में बैठकर उसने कथा लिखी है तो वो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, है ना। तो ये दोनों में अंतर है, तो उसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। फिर देश भर में तेजी से विलुप्त होते जा रहे गिद्ध यहाँ पे बहुतायत में पाए जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद। सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क 525 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह 1981 में स्थापित किया गया था। इस उद्यान में 1350 मीटर ऊंचा धूपगढ़ का शिखर है। बस इसमें एक ही पॉइंट मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है, वो है 1350 मीटर धूपगढ़ का शिखर। ये कहाँ है पड़ता है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद। यहाँ से देनवा नदी प्रवाहित होती है। देखो चरण गंगा कहाँ पे प्रवाहित होती थी, बांधवगढ़ में, तो यहाँ पे कौन सी नदी प्रवाहित हो रही, देनवा। पेंच नदी पेंच राष्ट्रीय उद्यान में, तो इसे नदियों को आप याद रखिएगा ना। फिर पूरे प्रदेश में एकमात्र टाइगर रिजर्व है जहाँ पर प्राकृतिक रूप से चलने की आजादी है। 2017 में इसे वन्य प्राणी प्रबंधन के लिए पुरस्कृत किया गया था। अगला है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। यह पड़ता है पन्ना और छतरपुर दोनों में। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी तथा इसका क्षेत्रफल 543 वर्ग किलोमीटर है। सन 1994 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। केन नदी इस राष्ट्रीय उद्यान के बीच से होकर गुजरती है, तो क्या रखना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और केन नदी। ठीक है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में एकमात्र रेप्टाइल पार्क है जहाँ पर घड़ियाल, मगरमच्छ आदि का प्राकृतिक आवास है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भारत के 18 जैव मंडल रिजर्व में से भी एक है। मध्य प्रदेश में टोटल 3 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसमें से एक पन्ना भी है। फिर है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ये पड़ता है भोपाल में। 1979 में स्थापित वन विहार को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा वर्ष 1983 में प्राप्त हुआ। यह 3-in-1 पार्क है। देखो 3-in-1 क्यों कहा गया इसको, क्योंकि यहाँ पे देखो राष्ट्रीय उद्यान भी है, एक चिड़ियाघर भी है और एक जंगली जानवरों का रेस्क्यू सेंटर भी, तो उसको 3-in-1 पार्क भी कहा जाता है। इस नेशनल पार्क के बीच में एक सर्प उद्यान भी है जिसमें विभिन्न प्रकार के सर्पों की प्रजाति को देखने को मिलती है। फिर अगला है घुघुआ जीवाश्म डिंडोरी, है ना। ये पार्क है घुघुआ नेशनल पार्क, ये डिंडोरी में पड़ता है। 0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। अब प्रश्न ये बन जाएगा कि सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो आप लगाना घुघुआ जीवाश्म नेशनल पार्क डिंडोरी में। इसकी स्थापना वर्ष 1968 में की गई थी। यह भारत के 4 जीवाश्म पार्कों में से एक है। यहाँ अब तक 18 पादप और 31 पौधों के जीवाश्म खोजे जा चुके हैं। जीवाश्म क्या होता है, देखो कभी सभी क्या होता है कि जब भूकंप वगैरह आता है या ज्वालामुखी विस्फोट होता है, मतलब कैसा भी होता है जिसमें पृथ्वी की जब ऊपर की भूमि, परत वाली भूमि जब पलट जाती है, तो उसमें क्या होता है कि पेड़ पौधे या जानवर के हड्डियां वगैरह, मतलब जानवर ऐसे कैसे उसके मिट्टी के अंदर दब जाते हैं। फिर बहुत सालों तक क्या होता है उसमें टेम्परेचर और प्रेशर बहुत टाइम तक पड़ता रहता है, जिससे क्या होता है कि वो मिट्टी कड़क हो जाती है और मिट्टी के अंदर जो पेड़ पौधे रहते हैं तो वो भी कड़क हो जाता है। तो उसको देख के ऐसा लगता है कि चट्टान के अंदर मतलब एक छोटा सा पौधा है, तो बस वही होता है जीवाश्म। अगला है संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी। इसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी तथा इसका क्षेत्रफल 467 वर्ग किलोमीटर है। इसका अधिकांश भाग छत्तीसगढ़ में चला गया है। इसका पुराना नाम संजय डुगरी था। ये देखिए, ये याद रखिएगा, इसके पुराना नाम था वो था डुगरी, संजय डुगरी, है ना। इसे वर्ष 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था।
अब प्रश्न ये आ जाएगा कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान का सर्वाधिक भाग छत्तीसगढ़ में चला गया, तो आप टिक करिएगा संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी में। अगला है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार। इसमें आपको ये याद रखना है कि डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, किस जिले में पड़ता है, तो पड़ता है धार में। इसकी डिटेल ये है कि इसकी स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। स्थापना भी पूछ सकता है, तो याद रखिए स्थापना कब हुई थी, 2010 में। इसका क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है, पर फिर भी याद रखना 897। यह क्षेत्र वर्ष 2011 में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था। ठीक है, तो इसमें याद रखना कि डायनासोर जीवाश्म उद्यान कहाँ पड़ता है, तो पड़ता है धार में। फिर है कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में। इसकी स्थापना 1981 में अभ्यारण्य के रूप में की गई थी। वर्ष 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था। 17 सितंबर 2022 को 4 से 6 साल की उम्र के 5 मादा और 3 नर चीते नामीबिया से कुनो नेशनल पार्क पहुंचे। गुजरात के गिर से बब्बर शेर लाने का भी प्रस्ताव यहाँ पे प्रस्तावित है। वो अभी आपने देखा होगा न्यूज में कि मोदी जी 4-5 चीतों को लेके आए थे अफ्रीका से, है ना। तो अफ्रीका के नामीबिया से चीते ये बहुत पहले से चला आ रहा है कि लाने का प्रस्ताव था, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखें। कौन से राष्ट्रीय पार्क में लाए गए हैं, तो कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में। तब देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य। इसमें सबसे पहला जो अभ्यारण्य है वो है घाटी गांव अभ्यारण्य। तो घाटी गांव कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है ग्वालियर में। और वन्य प्राणी की बात करें इसमें तो सोन चिड़िया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसके लिए फेमस है। इसके संरक्षण के लिए वो ज्यादा फेमस है ना। फिर बाकी जो अन्य है वो चिंकारा नीलगाय कृष्णमृग यहाँ पे पाए जाते हैं। तो घाटी गांव अभ्यारण्य आपको याद ये रखना कि घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है ग्वालियर में। तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य ये जो है ना, ये घड़ियाल मगरमच्छ कछुआ इनके लिए मतलब प्रसिद्ध है। तो ये पड़ता है मुरैना में। और इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है। घड़ियाल यहाँ पे बहुत आयत में पाए जाते हैं, तो इसको घड़ियाल अभ्यारण्य भी कहा जाता है। फिर अगला है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। तो नरसिंहगढ़ कहाँ पड़ता है, तो ये गढ़ है, तो ये भी गढ़ ये राजगढ़ में पड़ता है ना। तो इसको याद रखें कि नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य ये राजगढ़ में पड़ता है। वन्य प्राणी की बात करें तो तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलगाय, मोर, धनेश, ये पता नहीं कौन सा जानवर है, बाकी ध्यान रखना। फिर करेरा अभ्यारण्य। अभी देखो घाटी गांव जो था अपन ने पढ़ा था ग्वालियर में, करेरा अभ्यारण्य ये इसके पास में शिवपुरी में। और ये घाटी गांव और करेरा ये दोनों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मतलब सोन चिड़िया के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, इनके संरक्षण के लिए बनाए गए थे। तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा ना, घाटी गांव और करेरा। फिर अगला है बोरी अभ्यारण्य। तो बोरी अभ्यारण्य पड़ता है होशंगाबाद में। वन्य प्राणी की बात करें तो अधिकतर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है सब में वन्य प्राणी समान है, जैसे बाघ हुआ, तेंदुआ, सांबर, चीतल, कृष्ण मृग वगैरह, हिरण, बारहसिंगा ना। तो यही याद रखना आपको कि अधिकतर वन्य जीव अभ्यारण्य में जो जानवर है, जंगली जानवर और ये सब सेम है। फिर है राला मंडल अभ्यारण्य। इसमें आपको याद रखना कि राला मंडल का अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है इंदौर में। फिर वन्य प्राणी की इसमें बात करें तो इसमें पड़ता है बाघ, तेंदुआ, सांबर, चीतल, भालू। और यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो इसमें आपको याद रखना है राला मंडल अभ्यारण्य आखिर है कहाँ, तो ये इंदौर में है। और जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। फिर है अगला नोरा देही अभ्यारण्य। तो ये पड़ता है सागर में। वन्य प्राणी वही सभी में एक समान ही है। मध्य प्रदेश, इसमें आपको ध्यान ये रखना कि मध्य प्रदेश का राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य ये नोरा देही है। तो सबसे छोटा कौन सा है, राला मंडल, और सबसे बड़ा कौन सा है, तो नोरा देही अभ्यारण्य। तो ये आपको ये याद रखना। फिर अगला है रातापानी अभ्यारण्य। तो रातापानी अभ्यारण्य ये जो पड़ता है ये पड़ता है रायसेन के अंतर्गत। वन्य प्राणी वही सभी एक समान है। इसे मार्च 2013 में बाघ अभ्यारण्य बना दिया गया था। अगला है गांधी सागर अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। क्षेत्रफल इसका 368 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, जिला मंदसौर। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो गांधी सागर अभ्यारण्य है ये मंदसौर में पड़ता है, घाटी गांव ग्वालियर में पड़ता है, राला मंडल इंदौर में है और सबसे छोटा अभ्यारण्य है। नौरादेही सागर में सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। रातापानी रायसेन में पड़ता है। बस आपको कौन सा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है बस आपको यही याद रखना है। फिर है बगदीरा अभ्यारण्य। तो बगदीरा अभ्यारण्य ये पड़ता है सीधी में। फिर है सरदारपुर अभ्यारण्य। तो सरदारपुर अभ्यारण्य पड़ता है धार में। उसके बाद है सिंधुरी अभ्यारण्य। तो सिंधुरी अभ्यारण्य जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में इससे बहुत ज्यादा प्रश्न बनेंगे कि इसकी लोकेशन कहाँ है, मतलब किस जिले के अंतर्गत आता है।
तो जहाँ पे रातापानी अभ्यारण्य है वहीं पे सिंधोरी अभ्यारण्य भी है, तो रायसेन हो गया। बोरी अभ्यारण्य, तो बोरी कहाँ पड़ता है, तो होशंगाबाद में पड़ता है। वन्य प्राणी की बात करें तो देखो सब में सामान्य तेंदुआ, चिंकारा, नीलगाय इसमें हुआ, इसमें बाघ, सांबर, तेंदुआ है ना, तो इसको अपने मन से भी लिख सकते हैं। फिर ये छोटी सी एक टेबल है जिसमें मैंने क्या करा, प्रस्तावित जो जो राष्ट्र वन्य जीव अभ्यारण्य प्रस्तावित है उनका भी नाम है, और जो जो अभी बने नहीं उनका नाम भी है। तो देखो कामधेनु को अभ्यारण्य, ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है सूसनेर, आगर मालवा। सूसनेर एक जगह है, वहाँ आगर मालवा में पड़ता है ना, कामधेनु को अभ्यारण्य। फिर है पेंच अभ्यारण्य, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान अपन ने पढ़ा था, कहाँ पड़ता है, सिवनी छिंदवाड़ा। तो पेंच अभ्यारण्य भी कहाँ पड़ेगा, तो ये भी सिवनी छिंदवाड़ा में ही पड़ेगा। फिर है पनपता अभ्यारण्य, तो ये पड़ता है उमरिया में। फिर है संजय डुबरी अभ्यारण्य, तो संजय डुबरी अपन ने पढ़ा था सीधी में, वो राष्ट्रीय उद्यान में और पहले अभ्यारण्य भी था ना, संजय डुबरी अभ्यारण्य सीधी। ओरछा पहले टीकमगढ़ में था, अब ओरछा में है। पचमढ़ी आपको मालूम है सबको, होशंगाबाद में है। सिवनी अभ्यारण्य, सिवनी अभ्यारण्य कहाँ होगा, तो सिवनी में ही होगा, छत्तीसगढ़ में थोड़ी होगा। सिवनी अभ्यारण्य सिवनी में ही है। गंगा अभ्यारण्य की बात करें तो ये पड़ता है पन्ना में। अब इसको आप किसी ट्रिक बना के याद रखना कि गंगा जो अभ्यारण्य है वो पड़ता है पन्ना में। वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य, तो ये पड़ता है दमोह में। सरदारपुर अभ्यारण्य, सरदार, ये देखो इधर सरदार का दार ले लो, उधर धार ले लो, है ना, तो ऐसे ट्रिक बना के याद रखना कि सरदारपुर कहाँ पड़ता है, तो धार में। फिर पालपुर अभ्यारण्य, तो कुनौज पालपुर, ये है श्योपुर में। और अंतिम जो है वो है केन अभ्यारण्य, तो केन पड़ता है छतरपुर और पन्ना दोनों में। तो अब पढ़ेंगे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल राष्ट्रीय उद्यान। देखो इसमें सबसे पहले कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है मंडला में। तो कान्हा किसली कहाँ पड़ता है, मंडला में, तो ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। दूसरा जो है वो है बांधवगढ़, तो बांधवगढ़ जो अपन ने पढ़ा था 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ, ये कहाँ पड़ता है, उमरिया में। तीसरा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, तो ये पन्ना छतरपुर में पड़ता है। चौथा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये सतपुड़ा पड़ता है होशंगाबाद में, जहाँ पे धूपगढ़ शिखर है 1350 उसकी चोटी की हाइट है वो। पांचवा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये पड़ता है सिवनी छिंदवाड़ा दोनों जिलों में। छठा जो है वो है संजय डुगरी सीधी में। इसके अलावा एक वन्यजीव अभ्यारण्य अपन ने पढ़ा था रातापानी अभ्यारण्य, तो वो भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। तो इसमें बस आपको ये चीजें याद रखना है, और मेन रूप से आपको ये 6 जो राष्ट्रीय पार्क है, 12 में से 6, तो आपको बस ये याद रखना कि कौन सा राष्ट्रीय पार्क है जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है, क्योंकि इसके ऊपर कभी क्या जोड़ी मिलाओ के प्रश्न आ जाते हैं। एमपीएससी ने इस पे बहुत सारे प्रश्न बना रखे हैं। और साथ में कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में पड़ता है, अगर ये भी याद रख लोगे तो और आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा है। तो इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लोगे तो उम्मीद है कि आपको याद हो जाएगा। तो आज की वीडियो बस इतनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पे आपको ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो मिलेगी जैसे कि एमपी एग्जाम्स और यूपीएससी लेवल तक की वीडियो मिल जाएगी आपको। तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।